डोडो टीवी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। भागलपुर चौकी के सीनियर इंस्पेक्टर सतीश कांस्टेबल प्रताप के साथ थाने पहुंचे। प्रताप, ये कॉलेज में नशीली दवाई बेचने वाले पति और पत्नी का गिरोह बड़ा ही शातिर है। न जाने उन्हें हमारे आने का पता कैसे चल जाता है। हाँ सर, वो लोग हर बार हमारे कॉलेज में पहुंचने से पहले ही भाग निकलते हैं। प्रताप, मुझे तो लगता है जरूर हमारा ही कोई न कोई आदमी उनसे मिला हुआ है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। एक न एक दिन मैं उन्हें पकड़ कर ही रहूंगा। ये कहकर सतीश ने डेस्क से एक फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा। उस फाइल को पढ़कर सतीश थोड़ा घबरा गया और नए ज्वाइन हुए कांस्टेबल भीम सिंह को बुलाया। भीम सिंह, जल्दी से मेरे केबिन में आओ। भीम सिंह घबराया हुआ सतीश के पास आया। ये सर, क्या बात है सर? भीम सिंह, इस फाइल में जो रिपोर्ट है, क्या वो तुमने दर्ज की है? हाँ सर, ये रिपोर्ट तो मैंने आज सुबह ही लिखी थी। वो सुबह को 4-5 लोग चौकी आए थे और कह रहे थे कि कब्रिस्तान से हर रात एक लाश गायब हो रही है। अब देखिए ना सर, हम पुलिस वालों को हर रोज कितने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ना होता है। उन्हें छोड़कर क्या हम ऐसे छोटे मोटे लाश के चोरों को पकड़ेंगे? ये सुनकर सतीश भीम सिंह पर भड़क उठा। चुप करो बेवकूफ, ये कोई छोटा केस नहीं है, क्योंकि उस कब्रिस्तान से अब तक 20 लाशें गायब हो चुकी हैं। तुम जल्दी गाड़ी निकालो, इससे पहले कि कोई और लाश गायब हो हमें तुरंत वहां जाकर छानबीन करनी होगी। ये सुनकर भीम सिंह भागता हुआ बाहर चला गया। फिर रात के अंधेरे में सतीश कांस्टेबल भीम सिंह और प्रताप को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा। कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रें खुदी हुई थी। तभी एक कब्र को देखकर सतीश ने राहत की सांस ली और उस कब्र की तरफ जाने लगा। उसे जाते हुए देख भीम सिंह ने प्रताप से सवाल किया। यार प्रताप, तुझे नहीं लगता कि हमारे सर इस कब्रिस्तान वाले केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ भीम सिंह, वो इसलिए क्योंकि इस कब्रिस्तान में एक कब्र सर की बेटी माधवी की भी है, जिसकी कुछ महीने पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। ये सुनकर भीम सिंह दंग रह गया। सतीश अपनी बेटी माधवी की कब्र के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। भीम सिंह और प्रताप की नजरें सतीश पर थी कि तभी उन्हें एक आदमी कब्रिस्तान के बाहर भागता हुआ दिखा। भीम सिंह, पकड़ो उसे, वो आदमी ही लाशों का चोर होगा। ये सुनकर भीम सिंह उस आदमी के पीछे भागा। प्रताप, मैं भीम सिंह के पीछे जा रहा हूं, तुम यहाँ की छानबीन करो, हो सकता है उस चोर के और भी साथी यहाँ पर छुपे हों। ये कहकर सतीश भी भीम सिंह के पीछे कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। अरे, ये सांप बिना पता नहीं कैसे कैसे केस में फंसा देते हैं। अब अगर उस चोर के कोई साथी हुए भी तो मैं उनका अकेले सामना कैसे करूंगा? इससे तो अच्छा कि मैं भी यहां से भाग लेता हूं। प्रताप वहां से जाने लगा। वो कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। प्रताप सहम कर वहीं रुक गया। तभी वो जैसे ही पीछे पलटा, उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखकर प्रताप डर के मारे कांप उठा। इससे पहले कि प्रताप भाग पाता, उस चुड़ैल ने प्रताप की छाती पर अपने धारदार नाखून घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल दिया। प्रताप ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद वो चुड़ैल प्रताप की लाश को नोच नोच कर खाने लगी। प्रताप की लाश को आधा खाने के बाद वो चुड़ैल अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई। इधर दूसरी तरफ वो अनजान आदमी इंस्पेक्टर सतीश और भीम सिंह के हाथ लग चुका था। वो दोनों उसे लॉकअप के अंदर कुर्सी से बांधकर उससे पूछताछ कर रहे थे। सतीश उसे डंडे से पीट पीट कर सवाल किए जा रहा था। बता, कौन है तू और उन लाशों की चोरी क्यों कर रहा है? तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? बता। ये कहकर सतीश उसे डंडे से पीटने लगा। सर, ये ऐसे नहीं बताएगा। मैंने लोहे का सरिया गर्म करने के लिए रख दिया है। उसकी मार से तो बड़े बड़े अपराधियों का भी मुंह खुल जाता है। फिर ये किस खेत की मूली है? ये सुनकर वो आदमी रोते हुए बोला। अरे सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन लाशों को कब्र से निकालता था। क्या कहा? तू अपनी जान बचाने के लिए लाशों को निकालता था? पर तेरी जान और उन लाशों का क्या वास्ता है? सर,
मेरा नाम नागेश है। एक रात मैं अपनी पत्नी कायनात के साथ फिल्म देखकर अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी अचानक उस कब्रिस्तान के पास ही मेरी बाइक खराब हो गई। मेरे घर का शॉर्टकट रास्ता उस कब्रिस्तान से होकर जाता था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को अकेले ही उस रास्ते से घर भेज दिया। फिर जब मैं बाइक ठीक कराकर अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी पर उस कब्रिस्तान की किसी भयानक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। ये सुनकर भीम सिंह हंसने लगा। सुना सर आपने? ये तो चुड़ैल की बात करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लगता है अब सरिया लेकर आना ही पड़ेगा। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वो चुड़ैल मेरी पत्नी के अंदर है और वो हर रोज मुझसे एक लाश मंगवाती है और उसे जानवरों की तरह खाती है। उन लाशों को खाने से ही उस चुड़ैल को शक्तियां मिलती हैं, जिससे वो मेरी पत्नी के शरीर में जिंदा रह पाती है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसके लिए लाश नहीं लेकर आया तो वो मुझे और मेरी पत्नी दोनों को खा जाएगी, इसलिए मैं लाशें चुराता था। भीम सिंह, मुझे तो यह आदमी पागल लग रहा है। इसे आज रात लॉकअप में ही रहने दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये कहकर सतीश और भीम सिंह लॉकअप से बाहर जाने लगे। तभी नागेश बोला, सर आपका तीसरा साथी नजर नहीं आ रहा। कहीं आप उसे कब्रिस्तान में ही तो नहीं छोड़ा है? अरे हाँ भीम सिंह, प्रताप अब तक नहीं लौटा है, तुम जरा उसे देख कर आओ। अब कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से मैं उस चुड़ैल को लाश नहीं दे पाया था, इसलिए उसने अपना शिकार खुद ही ढूंढ लिया होगा। ये सुनकर सतीश और भीम सिंह दंग रह गए। वो दोनों तुरंत नागेश को साथ लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान में प्रताप की आधी खाई हुई लाश देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर प्रताप की ऐसी हालत किसने की होगी? नागेश, हम लोगों को अपने घर ले चलो। सच क्या है इसका पता तो वहीं जाकर लगेगा। सतीश और भीम सिंह नागेश के साथ उसके घर पहुंचे। घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। तभी नागेश उन्हें दरवाजे पर ही रोकते हुए बोला, सर अभी भी मौका है, आप लोग मेरी बात मान जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। नागेश ने सतीश को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सतीश नहीं माना और नागेश और भीम सिंह को लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर काफी अंधेरा था। नागेश, यहाँ अंधेरा क्यों है? जल्दी से लाइट्स ऑन करो। नागेश ने घबराते हुए लाइट का स्विच ऑन किया, पर वहां कोई भी लाइट नहीं जली। पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम है, लाइट्स काम ही नहीं कर रही है। नागेश ये बोला ही था कि तभी उसके चेहरे पर ऊपर से खून की कुछ बूंदें टपकी। नागेश, तुम्हारे चेहरे पर ये खून कहां से आया? इतने में लाइट्स अपने आप ही ऑन हो गई। तभी भीम सिंह की नजर छत पर गई। सर वहां ऊपर देखिए, वो तो चुड़ैल है। भयानक चुड़ैल छत से लटकी हुई थी। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। सर ये तो वही चुड़ैल है। सर भागिए, वरना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतने में वो चुड़ैल नागेश पर कूद पड़ी और अपने पंजों से नोच नोच कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर सतीश और भीम सिंह डर के मारे वहां से भागने लगे। तभी वो चुड़ैल उड़कर उनके सामने आ गई। सतीश और भीम सिंह के डर के मारे जान पलक में अटकी हुई थी। उन्हें अपने सामने अपनी मौत साफ नजर आ रही थी कि तभी चुड़ैल ने सतीश से एक शब्द कहा, पापा डरिए मत, मैं आपकी बेटी माधवी हूँ। ये सुनकर सतीश हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बेटी तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम इन मासूमों की जान क्यों ले रही हो बेटी? पापा, नागेश और कायनात मासूम नहीं बल्कि दरिंदे थे। वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे। वो दोनों कॉलेज में नशीली दवाइयाँ बेचते थे। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नशे का आदि बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पर बेटी, तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी और तुमने मेरे हवलदार प्रताप की जान क्यों ली? क्योंकि मैंने नागेश और कायनात के घिनौने काम को अपने कैमरे में शूट कर लिया था। फिर वो वीडियो में आप तक पहुंचाने के लिए पुलिस चौकी आई, पर आप किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे।
इसलिए मैंने वो वीडियो हवलदार प्रताप को दे दिया। ये क्या बोल रही हो बेटी? पर प्रताप ने तो इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। क्योंकि नागेश और कायनात ने प्रताप को रिश्वत देकर अपने साथ शामिल कर लिया था। कहीं मैं उनकी असलियत आपको बता ना दूं, इस डर से उन्होंने मेरी चाकू मारकर हत्या कर दी और मेरी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा उनसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। उन तीनों को मारने के लिए मुझे कायनात के शरीर में रहना जरूरी था और उसके लिए मुझे लाशें खानी पड़ती थी। माधवी, तुम्हें उन दरिंदों को पहले ही मार देना चाहिए था। नहीं, मुझे उन तीनों को एक साथ मारना था। इसलिए आज मैं उन तीनों को इसी कब्रिस्तान में एक साथ लाकर मारने वाली थी, पर आप लोग यहाँ आ गए और नागेश आपको देखकर भाग गया। पर उस नागेश की मौत उसे वापस मुझ तक खींच लाई और मैं तीनों को खत्म करके अपना बदला पूरा कर लिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये कहकर चुड़ैल कायनात के मृत शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई। सतीश बस रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। क्रश घूर घूर कर अमित को देख रहा था। क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अमित बड़े ध्यान से मगन होकर अपनी कॉपी पर कुछ अलग अलग कलाकृतियां बना रहा था। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अमित, अमित, हाँ बोल। अमित पीछे देखना। अमित पलटकर पीछे देखता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? क्या है मेरे पीछे? तुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा क्या? क्रश, तू पागल हो गया है क्या? क्रश कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल क्रश को जो दिख रहा था वो कोई और नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी आंखें इंसानों को उनके जीवन में तो देख ही सकती थी, साथ ही मरने के बाद भी उन्हें देख सकती थी। अमित के पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो एक आत्मा थी। स्कूल ड्रेस में थी वो, पर जहां तहां उसकी ड्रेस फटी हुई थी और खून बह रहा था। बाल खुले हुए थे, बिखरे बिखरे से। अब वो अमित की जगह क्रश को घूर रही थी। क्रश उसे देखकर डर रहा था, पर क्लास के बाकी बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन में लगे हुए थे। उन्हें तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। क्रश को डरता देख अमित ने पूछा, क्रश, तू ठीक तो है ना? तबीयत खराब है क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो अपना पसीना पोंछते पोंछते क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे आत्मा भी निकल जाती है। वो जाकर पहले खाली क्लास में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है, पर वो आत्मा भी अचानक वहां प्रकट हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बहुत तेजी से छत की तरफ भागता है। वो आत्मा उसका पीछा करती है। भागते भागते वो छत पर पहुंच जाता है। पीछे पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही वापस आके मुड़ता है तो आत्मा वहीं खड़ी रहती है। क्रश जोर से डर कर चिल्लाता है, तुम मुझे देख सकते हो। हाँ, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो मेरी मदद भी कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है।
उसके डर से पीछे पीछे सरकते हुए क्रश जमीन पर गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो आत्मा उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, और मैं पहचानना भी नहीं चाहता। अमित तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, उसके गले में एक ताबीज है, क्या वो तुम मुझे लाकर दे सकते हो? तुम मुझे दिख रही हो पर बाकियों को नहीं दिख रही। इसका मतलब है तुम एक आत्मा हो। तो तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जैसों से बचने के लिए तो जिंदा इंसान ताबीज पहनते हैं। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, पर यह जरूरी तो नहीं कि सारी आत्माएं बुरी और ताकतवर हो। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि तुम बुरी नहीं हो और नहीं तुम ताकतवर हो? हाँ, तो मुझे इतनी देर से डरा क्यों रही थी? मैं कहाँ डरा रही थी? तुम मुझे देख सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने आ रही थी। तुम कौन हो? तुम मुझसे चाहती क्या आखिर? अमित के दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अपने जीवन में बहुत सी बुरी आत्माओं का सर्वनाश किया था, पर कुछ साल पहले एक बुरी आत्मा से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई और मरते मरते उसके दादाजी ने उसकी सुरक्षा ताबीज घर में ही कहीं छुपा दिया था, जो अब अमित के गले में है। उसके बाद उस आत्मा ने अमित को अपना निशाना बनाना चाहा, पर उस सुरक्षा ताबीज की वजह से वह बच गया। गुस्से में आकर उस बुरी आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मार दिया और अब मुझसे ताबीज लाने को कहा है, वरना वो स्कूल के बाकी बच्चों को भी मार डालेगा। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूं? स्कूल के पीछे झांक कर देखो। कृष्णा झांक कर देखता है तो वहां एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल उसे दिखाई देती है। वो हुकारते हुए इधर उधर भटक रही होती है। वो अंदर नहीं आ पा रही क्या? इस स्कूल को अमित के दादाजी ने ही प्रिंसिपल के कहने पर बांध दिया था, इसलिए वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ पाएगी। तभी पीछे से कृष को ढूंढते हुए अमित वहां आ जाता है। कृष उसे सारी बात बताता है। अमित भी छत से नीचे झांक कर उस चुड़ैल को देखता है। अगर मेरे दादाजी इसकी वजह से मरे हैं तो इससे हमारा जीत पाना मुश्किल है, पर हम प्लान बनाकर इसका सफाया कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक कृष ताबीज लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है। वो कृष के हाथ में ताबीज देखकर पागल होने लगती है। तभी ऊपर से उसी स्कूल के आंगन में बने कुएं का पवित्र जल अभिमंत्रित करके अमित उस बुरी आत्मा पर फेंक देता है और कृष उस ताबीज को जैसे ही उस बुरी आत्मा से सटाता है, वैसे ही वो चुड़ैल धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। अमित कृष का हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्ति के माध्यम से मुड़कर आत्मा की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। हो सकता है मेरी जिंदगी इतनी ही हो, पर मुझे खुशी है कि तुम्हारी और कृष की मदद से स्कूल के बाकी बच्चों की जान बच गई। मैंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं किया, उसके लिए मुझे भी माफ कर दो। तुम लोग अपना ख्याल रखना और तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए ही करना। इतना कहकर वो आत्मा भी हवा में गायब हो गई। बात सदियों पुरानी है। एक गांव में एक
किसान परिवार रहता था। उस किसान की सोती हुई बेटी को एक सांप ने डस लिया और वो मर गई। कुछ सालों बाद, सीमा, आज मुझे बिटिया की बड़ी याद आ रही है। न जी न, उस तांत्रिक की बात याद है ना? उसने कहा था कि उसे याद करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। मैं अपनी बिटिया को तो गवा चुकी हूँ, अब आपको और दोनों बेटों को नहीं गवाना चाहती। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। तभी ढोल की आवाज आने लगी। ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाकर ऐलान किया, सुनो 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 गांव वालों, गांव के लोग, आज से पास के जंगल में हर दिन एक गाड़ी खाना और एक घड़ा पानी भिजवा देना, नहीं तो वो गांव में आ जाएगी और तबाही मचा देगी। सुनो सुनो सुनो। गांव के लोग ढोल बजाने वाले को पकड़कर गांव के प्रधान महेश के पास ले गए। ये ढोल वाले, ये बात तुमने किनके कहने पे कही? कौन है जो हमारे गांव में तबाही मचा सकाते? बताओ हमें। मालिक, मैं उस रास्ते से लौट रहा था, तभी एक काली परछाई मेरे सामने आई और कहा कि मैं गांव में जाकर सबको ऐसा बताऊं, नहीं तो मुझे ही खा जाएगी। हम लोग तुम पर विश्वास कैसे करें? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मालिक, मैं भी बहुत डर गया था। मुझे भी नहीं मालूम कि वो कौन है, मैंने तो देखा भी नहीं कि वो दिखती कैसी है। बस वो रास्ते से हटी और मैं भाग कर आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग चिंता ना करें, मैं देखता हूँ क्या चाहती है वो, कुछ तो करना ही होगा। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक खूब आंधी चली और एक लड़की की गूंजती आवाज आती है, ये सही कह रहा है, आज से अगर रोज तुम लोगों ने नहीं भेजा तो मैं इस गांव को तहस नहस कर दूंगी। गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे और हाथ जोड़कर अपने प्रधान महेश को बड़ी उम्मीद से देखते हैं। महेश बाबू, कुछ तो करो। जंगल के बीच में बड़ी गाड़ी भेज देना, मैं बहुत ही भूखी प्यासी हूँ। उसके प्रकोप को देखते हुए महेश ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ से जाओ, हम भेज देंगे। वो आवाज हवा में गायब हो गई और सर सर की आवाज के साथ वहां डर के बाद का सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर में गांव वाले एक ट्रॉली में खाना और घड़े में पानी भरकर तैयार कर देते हैं। अब कौन लेकर जाएगा ये तय करना होता है। अंत में एक लड़का आगे आता है। गांव की भलाई के लिए तो किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा, मैं ही शुरू करता हूँ। और वो ट्रॉली लेकर निकल जाता है। उसके माता पिता रोते रहते हैं और महेश भी बहुत परेशान दिखता है। वो लड़का लौटकर नहीं आता है। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलने लगा और रोज किसी न किसी के बच्चे बलि का बकरा बनने लगे। उनके घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आती। एक दिन महेश के यहां एक मेहमान आया। तभी पड़ोस से रोने की आवाज आने लगी। अरे महेश, पड़ोस में लोग क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? क्या बताऊं भाई, ऐसी बात है कि हर रोज एक ना एक घर का बेटा जान समझकर मरने जाता है। अगर नहीं भेजा तो एक ही दिन में पूरा गांव उजड़ जाएगा। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आज मैं जाऊंगा, देखूं कि कौन सी बला है जो इस गांव को मरघट बनाना चाहती है। ना जी ना, आप इस गांव में मेहमान हो,
हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने गांव में आए किसी मेहमान को भेज दे। मेहमान महेश को और गांव वालों को समझाकर ट्रॉली लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक भूतनी आई और हाथ बढ़ाकर ट्रॉली खाली कर दी, घड़े से पानी पी लिया और मेहमान के पास गई। इसे भी खींचकर खाने की कोशिश करती है। मेहमान शांत रहता है। अचानक वो उसे फेंक देती है। तू सच सच बता, कौन है? मैं कौन हूँ इससे तुझे क्या? तू भूखी प्यासी है, तू सिर्फ खा। तुझे मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे गांव में कई घर के बच्चों को तो तूने अपने खुराक बना लिया है, फिर मुझसे सवाल क्यों? सबको खाती थी तो रोते चिल्लाते थे, पर तू बिल्कुल शांत था। मैं देवांश हूँ जो तुझे इस जहन्नुम से मुक्त कर सकता हूँ, पर तू है कौन? मैं इस गांव की ही बेटी थी। मेरे पिता किसान थे। एक दिन मुझे सांप ने काट लिया। मेरे परिवार वाले जिस तांत्रिक के पास मेरा जहर उतरवाने ले गए थे, उसने मेरे घर वालों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा लिया था। मेरे माँ बापू ने ना मेरा संस्कार किया और ना ही मुझे कभी याद करते हैं। अपनों की यादों से भी मिट जाना क्या होता है पता है? उस तांत्रिक को तो मैंने मार दिया, पर मुझे तब भी मुक्ति नहीं मिली। अब मुझ भूतनी की प्रकृति ऐसी है कि किसी न किसी को शिकार तो बनाना पड़ेगा। महेश किसान और गांव वाले मेहमान के पीछे पीछे वहां तक आ गए थे और छुपकर दोनों की बात सुन रहे थे। हाँ मालिक, तब मेरी बच्ची 4 साल की थी। तांत्रिक ने कहा कि उसे नदी में बहा दो, वरना ये पूरे परिवार का काल बन जाएगी। मैंने तो इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। तुम्हारा संस्कार हम सब मिलकर करेंगे। तुम पूरे गांव की बेटी हो। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ बेटी, लेकिन आज के बाद तुम गांव वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना। भूतनी उसकी बातों से संतुष्ट हो गई, सबको माफ कर दिया। इस तरह हिम्मत दिखाकर और बात करके देवांश ने गांव को उस भूतनी के प्रकोप से मुक्त करा दिया।